नाटक की शुरुआत में सियोंग मुख्य पात्र है। उनके बेटे का जन्मदिन यही है। सियोंग की मां अपने बेटे को रात्रि भोज पर ले जाने के लिए उसे नकद राशि देती है। सियोंग को और पैसे की जरूरत है। उसने अपनी मां का एटीएम कार्ड चुरा लिया। फिर उसने अपनी मां का सारा पैसा चुरा लिया। वह घुड़दौड़ पर धन का दाव लगाता है और 4 मिलियन जीतता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से लोन लिया। यही कारण है कि ये लोग उसके पीछे पड़े हैं। उन्होंने सियोंग का अपहरण कर लिया और उसे बुरी तरह पीटा। जब सियोंग ने पैसे वापस करने के लिए अपनी जेबें जांची तो उसे पता चला कि उसके पास कुछ भी नहीं है। यह घुड़सवारी से उनकी जीत को दर्शाता है। फिर उसे याद आता है कि वह एक लड़की से बचकर भाग रहा था। साफ है कि इस लड़की ने उनकी जेब काट ली है। चूंकि सियोंग गरीब है, इसलिए उसे 1 महीने का समय दिया गया है। इस दौरान उन्हें उनके पैसे लौटाने होंगे। सियोंग एक बार फिर धन इकट्ठा करता है और अपने बेटे को भोजन के लिए ले जाता है। इसके बाद सियोंग रेलवे स्टेशन की ओर भागता है। दुर्भाग्य से सियोंग की ट्रेन छूट गई। एक अजनबी सियोंग के पास आता है जब वह बैठा हुआ अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। सियोंग उस आदमी से अपरिचित है और उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रहस्यमय आदमी सियोंग से कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वह सियोंग से कहता है कि अगर तुम यह गेम जीतोगे तो मैं तुम्हें जीते हुए 1 लाख रुपए दूंगा। बड़ी रकम के बारे में सुनकर सियोंग इस खेल में भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है। काफी पिटने के बाद सियोंग ने गेम जीत लिया। इसका मतलब है कि वह 1 लाख जीत गए। अज्ञात व्यक्ति सियोंग को एक कार्ड देते हुए कहता है कि यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। घर लौटकर सियोंग की मां सियोंग से कहती है कि आपकी बेटी अगले साल अपने सौतेले पिता के साथ अमेरिका शिफ्ट हो रही है। यहाँ पता चला कि सियोंग ने तलाक ले लिया और उसकी पत्नी ने शादी कर ली। सियोंग कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटी उससे दूर जाए। वह अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहता है, इसलिए वह कार्ड नंबर पर कॉल करता है। सियोंग को एक कार में लाया गया था। वहाँ अन्य लोग भी थे। वे सभी बेहोश हो जाते हैं और जब वे जागते हैं तो वे खुद को 456 अन्य लोगों के साथ एक सुविधा में पाते हैं। वे वहाँ खिलाड़ी के रूप में थे क्योंकि उन्होंने वर्दी पहन रखी थी। इस सुविधा का मेजबान एक व्यक्ति था। वह वहाँ अग्रणी व्यक्ति था। वह उन पर नजर रख रहा था। एक सामान्य बात थी, जिन लोगों को लाया गया था उन्होंने बहुत कर्ज ले रखा था। सियोंग की मुलाकात खिलाड़ी नंबर 1 से होती है। वह एक बूढ़ा आदमी था। उन्हें ब्रेन ट्यूमर है, इसी वजह से उन्हें यहाँ लाया गया था। उनकी जिंदगी भी खत्म होने वाली थी। 2 खिलाड़ियों के बीच लड़ाई हुई जिसमें लड़की का नाम सेबायोक और लड़के का नाम जैंग रखा गया। सेबायोक वह लड़की थी जिसने सियोंग के पैसे चुराए थे। उसने उसकी जेब काट ली है। सियोंग उसे देखकर पहचान जाता है। वह अपने पैसों के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाता है। इसी बीच कुछ गार्ड गुलाबी वर्दी पहनकर आ जाते हैं। उनके चेहरे ढके हुए थे। गार्डों ने खिलाड़ियों से कहा, आप सभी को यहाँ कुल 6 गेम खेलने होंगे। इस खेल के विजेता को बड़ी धनराशि मिलेगी। एक अनुबंध पर उनके हस्ताक्षर लिए गए। इस अनुबंध का पहला नियम यह है कि कोई भी खिलाड़ी स्वेच्छा से खेल को छोड़ नहीं सकता है। दूसरा नियम यह है कि जो भी खिलाड़ी खेलने में असमर्थ होगा उसे खेल से बाहर कर दिया जाएगा। एलिमिनेट शब्द का उनके लिए क्या मतलब है, हम बाद में पता लगाएंगे। तीसरा नियम यह था कि यदि अधिकांश खिलाड़ी खेल खेलने के इच्छुक नहीं हैं, तो वे खेल छोड़ सकते हैं। इसके बाद उन्हें गेम खेलने के लिए ले जाया गया। सियोंग की मुलाकात उसके सहपाठी सांगवू से होती है, जो उसे बचपन से जानता है। सियोंग उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह व्यापार के सिलसिले में देश से बाहर गया हुआ है। पहले गेम के लिए एक विशाल गुड़िया थी। इस गेम का नियम बहुत सरल था। यह था, जब भी गुड़िया गाएगी तो उन्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वह गाना बंद कर देगी तो उन्हें रुकना होगा, हिलना नहीं पड़ेगा। अगर कोई हटेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। पहले तो सब कुछ मजाक लग रहा था, लेकिन जब कोई लड़का आगे बढ़ता है तो उसे गोली मारकर खत्म कर दिया जाता है। ये था खत्म करने का मतलब। इसका मतलब है कि वे खत्म हो जाएंगे। यह देखकर वे सभी घबरा जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वे खतरे में हैं। वे भयभीत और घबराए हुए हैं, इसलिए भटकते रहते हैं। अब गेम के नियम के चलते जो चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। बचे हुए लोग किसी तरह खेल पूरा करते हैं। शवों को हटा दिया गया, जिससे कुल 456 में से केवल 255 खिलाड़ी बचे। सभी खिलाड़ी डरे हुए थे। अब कोई भी खेल नहीं खेलना चाहता।
नियम संख्या 3 के अनुसार यदि बहुमत चाहे तो वे खेल छोड़ सकते हैं। मूल्य राशि दिखाए जाने से पहले फ्रंटमैन मतदान प्रक्रिया करता है। पैसा विजेता को मिलेगा, लेकिन अगर वे खेल छोड़ देंगे तो यह पैसा मृत खिलाड़ी के परिवार को दिया जाएगा। पुरस्कार राशि कुल 45 बिलियन वॉन थी। मतदान वह होता है जिसमें बहुमत खेल नहीं खेलना चाहता था, इसलिए खेल वहीं रुक गया। वे चाहे तो भविष्य में खेल में दोबारा शामिल हो सकते हैं। उन सभी को उनके घर पहुंचाया गया। अगले दिन सेओंग पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ बताता है, लेकिन उन्हें सेओंग पर विश्वास नहीं था। उन्हें लगता है कि वह पागल है। सेओंग ने उन्हें कार्ड दिखाया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस पर नंबर गलत था। सेओंग घर लौट आया, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं थी। सेओंग का सहपाठी सांगवू उसकी माँ से छुप छुप कर मिल रहा था। इस बीच सेओंग आता है। सांगवू परेशान होकर सेओंग को बताता है कि मुझ पर 6 अरब का कर्ज है। वह बताते हैं कि मैंने ग्राहकों का पैसा स्टॉक मार्जिन में लगाया है। अफसोस की बात है कि सारा पैसा बर्बाद हो गया। सेओंग को अस्पताल से फोन आता है। सेओंग की मां के पैर में चोट लग गई है। मधुमेह के इलाज में विफलता के परिणाम स्वरूप उसका घाव बड़ा हो गया। डॉक्टर ने सेओंग को सूचित किया कि आपकी मां का इलाज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उसका पैर हटाना होगा। यह ऑपरेशन बहुत अधिक पैसे की मांग करता है। यह स्पष्ट है कि सेओंग के पास पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि उसने अपनी मां के बीमा के पैसे भी खत्म कर दिए हैं। सेओंग पैसे मांगने के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी बताती है कि उसका पति सेओंग पैसे मांगने आया है। उसका पति सेओंग को पैसे देने आता है और कहता है, मेरे परिवार से दूर रहो। सेओंग उसे पीटने लगता है, तभी उसकी बेटी भी आ जाती है। इसके बाद सेओंग का दोस्त पैसे मांगने के लिए अपने बॉस के पास जाता है। उसके मालिक ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान उसके मालिक का हाथ एक मशीन में जख्मी हो जाता है और मौका पाकर सेओंग का दोस्त पैसे लेकर भाग जाता है। घर लौटते हुए सेओंग का दोस्त अपनी पत्नी से कहता है कि पहली फ्लाइट पकड़ो और निकल जाओ। सेबायोक एक एजेंट से मिलती है क्योंकि उसे अपनी मां को उत्तर से दक्षिण क्षेत्र में स्थानांतरित करना है। सेबायोक ने सेओंग के पैसे चुरा लिए। उसे अपनी मां को अपने पास लाने के लिए पैसों की जरूरत है। सेबायोक का एक बड़ा भाई है और उसने अपनी मां को लाने का वादा किया है। बाद में एक अधिकारी को दिखाया जाता है कि उसका भाई लापता है। अधिकारी अपने भाई के घर जाता है। उसे पता चला कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से घर नहीं आया है। घर की जांच करते समय अधिकारी को वहां एक कार्ड मिलता है। अधिकारी ने वही कार्ड पुलिस स्टेशन में सेओंग के पास देखा है। अधिकारी सेओंग के पास जाता है और इसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन सेओंग जवाब देने से इनकार कर देता है। जब सेओंग घर लौटता है तो उसे वह कार्ड फिर से मिल जाता है। सेओंग ने फैसला किया कि वह फिर से खेल में शामिल होगा, इसलिए सभी खिलाड़ियों को एक जहाज के पास ले जाया गया। कारों का पीछा करते हुए अधिकारी भी आ जाता है। वह गार्ड को खत्म कर देता है और उसे पानी में फेंक देता है। खिलाड़ियों को एक द्वीप पर एक सुविधा में ले जाया गया। उन्हें अगले गेम के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह कैसे खेला जाएगा। वे अपनी टीमें बनाते हैं। साइबयोक और उसकी महिला मित्र रात में वॉशरूम जाते हैं। गार्डों से बचकर साइबयोक सुविधा का पता लगाते हैं। उसने देखा कि गार्ड बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे हैं। गार्ड को संदेह हुआ और एक गार्ड वॉशरूम की जांच करने आया। तब तक सेबायोक वापस आ गया। सेबायोक अपनी महिला मित्र को वह सब कुछ बताती है जो वह देखती है, लेकिन सांगवू उनकी बात सुनता है। वह सेबायोक से इसके बारे में पूछता है। वह उसे बताती है कि वे बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। फिर सभी खिलाड़ियों को खेल के मैदान में ले जाया गया। उनके सामने 4 आकृतियां थी और उन्हें एक आकृति चुननी थी। सांगवू को खेल के बारे में पता चलता है और उन्हें क्या करना है। सांगवू सेओक को बताता है कि उन सभी को अलग अलग आकार चुनना होगा। इसके बाद उन्हें एक छोटा बर्तन दिया गया, उसमें आकृतियां बनाई गईं। उनका खेल किसी भी तरह से आकृति को बाहर निकालना है, बिना किसी क्षति के। लेकिन यदि आकार डी आकार का होगा तो उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वे खत्म हो जाएंगे। सांगवू आसानी से आकार निकाल लेता है। घबराकर सेओंग की हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर वह किसी तरह यह गेम जीत जाता है। उन्हें वापस कमरों में ले जाया गया। 187 खिलाड़ियों को लौटा दिया गया और अब उनमें से 108 खिलाड़ी बचे हैं। इसके बाद उन्हें भोजन कराने ले जाया गया।
खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। जैंग उस लड़के को पीट देता है, वह लड़के को वहीं खत्म कर देता है। खिलाड़ियों के बीच एक डॉक्टर को दिखाया गया है जो गार्ड की मदद से मृत लोगों के अंगों को चीनियों को बेचता है। इसीलिए जब भी शव ले जाते हैं तो उन्हें गायब कर देते हैं। ये सब एक योजना के तहत हो रहा था। ये सब सामने वाले से छुपकर हो रहा था। यही वजह है कि वो कंट्रोल रूम में अपना आदमी बैठाते हैं। वह उनके सारे वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था। गार्ड को डॉक्टर को खेल के बारे में पहले से ही पता था, जिससे वह जीवित रहेगा। एक गार्ड ने डॉक्टर को सूचित किया कि हमने आज खिलाड़ियों को कम खाना दिया है, इसलिए वे एक साथ लड़ेंगे। इससे सभी कमजोर खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाएंगे। इसके साथ ही गार्ड डॉक्टर को उनके अगले गेम के बारे में बताता है। अब 30 मिनट के बाद लाइट बंद होने वाली थी। सांगवू जानता है कि सियोंग की टीम कुछ बेवकूफ़ी करेगी। वह टीम को बुलाता है और उन्हें आराम से रहने के लिए कहता है। डॉक्टर खिलाड़ी जैंग की टीम में शामिल हो गया। इधर डॉक्टर जैंग को अगले गेम के बारे में बताता है। इसके बाद लाइटें बंद हो जाती हैं और जैंग अपनी टीम के साथ सभी को हरा देता है। एक लड़की को खत्म करने के बाद जैंग साइबायोक को खत्म करने जाता है, लेकिन सेओंग उसे बचा लेता है। पहरेदारों ने आकर उन्हें मना किया। अब केवल 80 लोग बचे थे। बाद में उन्हें तीसरे गेम के लिए ले जाया गया। उन्हें 10 खिलाड़ियों की एक टीम बनाने को कहा गया। वे वैसा ही करते हैं और अपनी टीम बनाते हैं। जैंग को आगामी गेम के बारे में पता है। उसने अपनी टीम में सेमहिला बायोक की दोस्त को शामिल नहीं किया। वह अपनी टीम केवल पुरुषों को मिलाकर बनाते हैं। सांगवू भी अपनी टीम बनाता है क्योंकि उन्हें एक खिलाड़ी की आवश्यकता होती है, इसलिए सेमहिला बायोक की दोस्त उन्हें इसमें शामिल करती है। यह खेल वास्तव में रस्साकशी था। इसका मतलब है कि उन्हें अपने सामने वाली टीम को गिराना है। गेम शुरू होता है। जैंग की टीम यह गेम आसानी से जीत जाती है। अब बारी सांगवू की टीम की थी। खिलाड़ी नंबर 1 बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपने जीवन में कई रस्साकशी खेली हैं, इसलिए वह उन्हें गाइड करते हैं कि इस गेम को कैसे जीता जाए। उन्होंने किसी तरह गेम जीत लिया है। फिर 30 मिनट के बाद लाइटें बंद कर दी जाती हैं। इस पर सांगवू उन्हें तैयार रहने के लिए कहता है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे एक एक करके रक्षा करेंगे। जैंग की टीम में बुद्धिमान खिलाड़ी थे, इसलिए जैंग को डर था कि उनकी टीम उनका पत्ता काट देगी। अब डॉक्टर और गार्ड ने शवों के अंगों को बाहर निकाला। इन अंगों को पहुंचाने के लिए गार्ड नंबर 28 और 29 जाएंगे। वे मृत शरीर में एक किडनी होने की बात करते हैं और उसे ज़ोंबी कहते हैं। गार्ड नंबर 29 कोई और नहीं बल्कि वो अधिकारी था जिसे अंगों की डिलीवरी करनी है। वह गार्ड के भेष में आता है और उसे संदेह होता है कि वे मेरे भाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी एक किडनी है। फिर 28 और 29 नंबर अंग पहुंचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में अधिकारी को सुरंग में बम दिखाई देता है। 28 नंबर उसे बताता है कि जब हम बाहर जाएंगे तो इस जगह पर विस्फोट किया जाएगा। अधिकारी नंबर 28 से अधिक जानकारी लेने की कोशिश करता है। नंबर 28 को उस पर संदेह होता है। वह अधिकारी से अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। अपना चेहरा दिखाते हुए अधिकारी 29 नंबर पर बंदूक तानता है। अधिकारी उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है। वह व्यक्ति कौन है जिसे आप ज़ोंबी कहते हैं? नंबर 28 कहता है वह एक लड़की थी और कहता है कि वह नेता के कमरे में जाकर सारी जानकारी ले सकता है, सबका डेटा है। ये जानने के बाद अधिकारी 28 नंबर खत्म करता है। दूसरी ओर डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगले गेम के बारे में नहीं पता। डॉक्टर क्रोधित हो जाता है। वह गार्ड पकड़कर लड़ता है और डॉक्टर गार्ड खत्म करके भाग जाता है। एक गार्ड भी उसका पीछा करते हुए एक खेल के मैदान में पहुंच जाता है। गार्ड डॉक्टर को फंसाते हुए उसे खत्म करने ही वाला था। नेता आता है और बाद में उसे खत्म कर देता है। डॉक्टर को भी खत्म कर देता है। रास्ते में उसे नंबर 28 का शव भी मिलता है। वह जानता है कि सुविधा में कोई है। अधिकारी नेता के कमरे में पहुंचता है। जांच करते हुए वह एक कमरे में पहुंचता है जहां सभी का रिकॉर्ड था। अधिकारी जांच करता है और विजेताओं का रिकॉर्ड ढूंढता है। उसके भाई का नाम था, इसका मतलब वह विजेता था। खिलाड़ियों को चौथे गेम के लिए ले जाया गया। उनसे अपना पार्टनर चुनने को कहा गया। खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं और अपना साथी चुनते हैं। सेबायोक की महिला मित्र भी अपने साथी की तलाश करने की कोशिश करती है।
कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार नहीं था। इसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी को 10 मार्बल्स दिए गए। खेल में खिलाड़ी को अपने साथी से सभी मार्बल्स लेने होते हैं, बिना उस पर दबाव डाले। जिस दूसरे व्यक्ति के पास कंचे नहीं होंगे उसका अंत हो जाएगा। सांगवू और सियोंग के दोस्त सम और विषम खेल खेलते हैं। उन्हें सामने वाले व्यक्ति के हाथ में कंचों की संख्या का अनुमान लगाना होता है। सियोंग के दोस्त ने सांगवू के सभी मार्बल जीत लिए। परिणामस्वरूप सांगवू के पास अंतिम राउंड में केवल 1 मार्बल बचा है। सांगवू जानता है कि अब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। उसने सियोंग के दोस्त को फंसाया और उसे विश्वास दिलाया कि अगर कोई भी हमसे हार जाएगा तो उसका मैच फिर से होगा। सांगवू धोखाधड़ी करते हुए सियोंग के दोस्त के कंचे बदल देता है। सांगवू मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है। वह वहां से चला जाता है। सियोंग का दोस्त मार्बल्स की जांच करता है, लेकिन वहां पत्थर थे। खिलाड़ी नंबर 1 की हालत तो और भी खराब थी, इसलिए वह इधर उधर भाग रहा था। सियोंग उसे खेलने के लिए तैयार करता है और वे सम और विषम खेल भी खेलते हैं। बूढ़े आदमी ने सियोंग के सभी कंचे जीत लिए, लेकिन आखिरी दौर में बूढ़ा यह भूल जाता है कि उसने क्या चुना है। सियोंग उसे फंसाते हुए उसके कंचे ले लेता है, लेकिन बूढ़ा चतुर था, उसने एक संगमरमर रखा। वह फिर भटकता है। सियोंग फिर उससे उसके साथ एक और खेल खेलने का अनुरोध करता है। बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे पता है तुमने धोखा देकर मुझसे सारे कंचे ले लिए हैं। वह कहता है कि मैं सब कुछ जानता था, लेकिन मैं मूर्ख होने का अभिनय कर रहा था। यह सुनकर सेनोक को उस पर दया आ गई और उसने सारे कंचे उसे दे दिए। सैबायोक और उसकी महिला मित्र भी गेम खेल रहे थे। उनका खेल है, जो दीवार के पास कंचे फेंकेगा वही जीतेगा। सबसे पहले सैबायोक ने अपने कंचे फेंके। जब सैबायोक की दोस्त की बारी आई तो उसने अपने सारे कंचे फेंक दिए। इसे देखकर सैबायोक अपनी दोस्त से इसे दोबारा फेंकने के लिए कहती है। उसकी सहेली कहती है, नहीं सैबायोक, मैं अकेली हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो यह अच्छा नहीं होगा। वहाँ तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सैबायोक का दोस्त खत्म हो चुका था। उनके शवों को वहाँ से ले जाया गया। वे कमरों में लौट आते हैं। जैंग ने देखा कि सैबायोक का दोस्त अभी भी जीवित है। वह शांत बैठी थी। यहाँ दिखाया गया है कि सैबायोक का दोस्त जैंग का भी दोस्त था। उनके आपस में भिड़ने की एक वजह थी। जैंग का दोस्त उसे धमकाता है। बाद में सामने वाले को एक शव के पास अधिकारी का आईडी कार्ड मिला। तब फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके वीआईपी आ गए हैं। सामने वाला व्यक्ति उन्हें प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है। सभी वीआईपी को कमरों में ले जाया गया और फ्रंटमैन बाद में किसी अन्य व्यक्ति को वीआईपी के आने के बारे में बताता है। वह मुख्य किरदार था जिसके बारे में हम बाद में और जानेंगे। अगले दिन उन सभी को 5वें गेम के लिए लाया गया। 1 से 16 तक अंक थे। खिलाड़ी अपना नंबर लेंगे, यानी उनके नंबर के अनुसार उनकी बारी होगी। लास्ट में पहला और आखिरी नंबर बचा। इसका मतलब है 1 और 16। सियोंग असमंजस में पड़ जाता है कि उसे कौन सा नंबर चुनना है। यदि वह पहला विकल्प चुनता है तो वह फंस जाएगा क्योंकि वह खेल से अपरिचित है। यदि वह आखिरी नंबर चुनता है तो संभव है कि उसकी बारी नहीं आएगी। इसी बीच समय की कमी के कारण एक आदमी आता है और सियोंग से कहता है, मुझे पहला नंबर चाहिए क्योंकि मैं अपने जीवन में कभी भी पहले नंबर पर नहीं रहा। उन्हें एक गेमिंग रूम में ले जाया गया। खेल का नियम है कि उन्हें दिए गए समय में पुल पार करना होगा। पुल के बीच में 2 शीशे थे। एक साधारण ग्लास था लेकिन दूसरा टेम्पर्ड ग्लास था। साधारण शीशा उस पर पैर रखते ही टूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। फिर खेल शुरू होता है और वे एक एक करके बाहर हो जाते हैं। जैंग सबके सामने था और आगे नहीं बढ़ रहा था। उनके पास एक ही रास्ता है, आगे बढ़े या यहीं मर जाए। जैंग की दोस्त सामने आती है जो उसे धमका रही थी। वह कहती है कि जब तुमने मुझे धोखा दिया था तो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वह जैंग को पकड़ती है और इसके कारण कूदती है। वे दोनों समाप्त हो गए। एक आदमी था जो कांच की कंपनी में काम करता था। वह जानता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। जब फ्रंटमैन को इसके बारे में पता चलता है तो वह लाइट बंद कर देता है, इसलिए वे कांच को पहचान नहीं पाएंगे। उनके पास अंतिम चरण के लिए समय नहीं है, इसलिए सांगवू उस आदमी को धक्का देता है। सांगवू, सियोंग और सैबायोक पुल पार कर चुके हैं, लेकिन शीशा टूटने के कारण वे घायल हो गए। सैबायोक को भी चोट लगी थी। उधर अधिकारी ने उसे खत्म कर नौकर की जगह ले ली है।
एक वीआईपी को अधिकारी पर शक है। वह उससे मास्क हटाने के लिए कहता है। ठीक है, अधिकारी कहते हैं, लेकिन मैं अंदर जाने से पहले अपना मुखौटा हटा दूंगा। फिर अधिकारी वीआईपी के साथ अंदर चला जाता है। अंदर जाकर अधिकारी वीआईपी को बेहोश कर देता है और फ्रंटमैन को इसका पता चल जाता है। सामने वाला उसका पीछा करता है और अधिकारी को देखता है। अधिकारी भाग जाता है और एक द्वीप पर पहुंच जाता है। सामने वाला भी उसका पीछा करते हुए आ जाता है। अधिकारी अपने वरिष्ठों को बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन कॉल कट जाती है। अधिकारी ने उसे सारे सबूत भेजे, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। सामने वाला व्यक्ति अधिकारी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन अधिकारी सामने वाले पर गोली चला देता है। जब सामने वाला व्यक्ति अपना मुखौटा उतारता है तो अधिकारी को पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि यही भाई है। अधिकारी का भाई यानी सामने वाला उसे गोली मार देता है। वह पानी में गिर जाता है। शीशे की वजह से साइबायोक घायल हो गए। उसका खून बह रहा था। फिर बचे लोगों को रात्रि भोज पर ले जाया गया। उनके पास एक चाकू भी रखा हुआ था। इसका मतलब था कि रात में उनमें से कोई भी किसी को मार डालेगा। सियोंग ने देखा कि साइबायोक की हालत बदतर है। वह साइबायोक से कहता है कि चिंता मत करो, हम एक साथ हैं और सांगवू को हरा देंगे। फिर हम चले जाएंगे और पैसे बांट लेंगे। साइबायोक उसे बताता है कि मेरा एक बड़ा भाई है, मैंने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया है। यदि हमें से कोई बाहर जाता है तो उसे दोनों परिवारों की देखभाल करनी होगी। साइबायोक की हालत बहुत खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी। सियोंग मदद मांगने जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है तो सांगवू ने सिब्योक को समाप्त कर दिया है। अगले दिन उन्हें आखिरी गेम के लिए ले जाया गया। खेल का नियम सरल था, मरने के लिए मरो। इस खेल का नाम रखा गया था विद्रूप खेल। गेम शुरू होता है और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरी में सांगवू की हालत खराब हो जाती है। सियोंग का कहना है कि मैं इस गेम को बंद करना चाहता हूँ। सियोंग ने सांगवू को अपने साथ आने के लिए कहा। सांगवू ने खुद को खत्म कर लिया और इसके कारण सियोंग ने गेम जीत लिया। फ्रंटमैन सियोंग से कहता है कि आपने अच्छा खेला है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर सियोंग को उसके घर छोड़ दिया गया। उसके पास एटीएम कार्ड है। जब उसने उसे चेक किया तो देखा कि उसके सारे पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। सियोंग अपने घर में रहने चला जाता है, लेकिन उसके आने से पहले ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर 1 साल बाद यह दृश्य दिखाया जाता है। सियोंग की हालत सबसे खराब थी और वह ड्रग्स लेता था। उसने अभी तक पैसे का उपयोग नहीं किया है। एक महिला जो फूल बेच रही थी, सियोंग आती है और उसे वही कार्ड देती है। उस पर एक पता लिखा होता है। सियोंग उस पते पर चला जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि यह सब बूढ़े आदमी खिलाड़ी नंबर 1 द्वारा किया गया है। वह अभी भी जीवित है और बूढ़ा व्यक्ति सियोंग से कहता है कि वह अपने जीवन से थक गया है। मैंने ये गेम अपने ग्राहकों के साथ बनाए हैं, इसलिए लोगों को मरते हुए देखकर मुझे मजा आएगा। लेकिन हमने ऐसा करने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला। मैंने खेल में भाग लिया क्योंकि खेलने में देखने से ज्यादा आनंद आता है। वह कहता है, तुम्हारे पास जो पैसा है वह मेरा है। यह कहते हुए बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सियोंग साइबायोक के बड़े भाई के पास जाता है। वह उसे सांगवू की माँ के पास छोड़ देता है और उससे इस बच्चे की देखभाल करने के लिए कहता है। वह उसे पैसों से भरा एक बैग भी देता है। सियोंग स्टेशन की ओर बढ़ता है और वही अज्ञात व्यक्ति उससे मिलता है जिससे वह फिल्म की शुरुआत में मिला था। सियोंग ने उसका पीछा किया, लेकिन वह भाग निकला।